भारत में दो चीजें ऐसी हैं जिस पे हमेशा बात होती है और बात सिर्फ बात तक ही रह जाती है, उस पर कोई ठोस कार्रवाई कभी नहीं होती है। और कोई बहुत बड़ी घटना जब हो जाती है उसके बाद सब लोग जागते हैं, सरकारें भी जागती हैं, समाज भी जागता है, लेकिन कुछ समय बात होती है उसके बाद ये बातें खत्म हो जाती हैं। ये दो चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। जब से मध्य प्रदेश के अंदर बच्चों की डेथ हुई है, इस पे फिर से बातें शुरू हो गई हैं और ये घटना राजस्थान और ये जो कफ सिरप जिस जिस जगहों पे गया वहां पे बात हो रही है। किसी भी अपराध के लिए जिसमें कि मिलावट जुड़ी हुई है, अगर वो सिद्ध हो जाती है कि ये मिलावट जिस व्यक्ति की वजह से हुई है, तो उस पे संभवतः, जैसा कि मेरा भी मानना है, कि उसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। हम उसको क्यों नहीं मास मर्डर की तरह देखते हैं? इसमें तो मृत्युदंड का विधान निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि भारत में मानव जीवन बहुत ही ज्यादा सस्ता हो गया है। मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूं। हम आगे बात करें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चिकित्सा से जुड़े हुए डॉक्टरों के द्वारा किए गए कृत्य या मैल प्रैक्टिसेस का एक नया उदाहरण है मध्य प्रदेश के अंदर कोल्ड्रिफ सिरप का केस, जिसमें कि अब तक 20 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु की एक कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल के नाम से जानते हैं, ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और इसको चलाने वाले एक डॉक्टर जी रंगनाथन है। कंपनी पिछले 14 वर्षों से इस तरह के कफ सिरप बना रही है। फिलहाल फैक्ट्री को सील तो कर दिया गया है, इस पे कार्यवाही तरह तरह से की जा रही है। तमिलनाडु सरकार अपने ढंग से कार्यवाही कर रही है, केंद्र सरकार भी इसमें अपना जो जितना रोल है उतना कर रही है। भोपाल की नई दुनिया राज्य ब्यूरो और तमिलनाडु सरकार ने जांच में ये पाया कि जो डाइथिलीन ग्लाइकॉल नाम का जो एक केमिकल है, जिसकी मात्रा इसमें 0.1% होनी चाहिए, ये लगभग 48.6% की मात्रा इस सिरप में मिलाई गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि 486 गुना इस केमिकल की मात्रा को इसमें मिलाया गया। तो इस संबंध में 2 नोटिस उस कंपनी को जारी किए गए। इसके अनुसार औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 है, उसकी धारा 17 ये है, उसके उल्लंघन पे इसमें 10 साल की सजा या आजीवन कारावास है, साथ ही 10 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन ये जो कानून है ये 1940 में बना है और आज हम 2025 में चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, करीबन 85 साल से ज्यादा बीत चुका है और इस कानून में कोई भी फर्क नहीं आया है। प्रशासन की लापरवाही इस केस में तो तब हुई जब प्रशासन ने इस घटना के पता चलने के बाद, जबकि 8 बच्चे मर चुके थे, ये सिर्फ छिंदवाड़ा क्षेत्र में ही इस कोल्ड्रिफ सिरप को बैन किया गया, जबकि बाकी जगह पे इसमें कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। इसमें गड़बड़ी पता चलने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गलती की गई कि इसका सैंपल लेने में देर की गई। सैंपल को स्पीड पोस्ट से भेजा गया जो 3 दिन बाद भोपाल पहुंचा, जबकि इसके लिए किसी को व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता तो शायद 6 घंटे में ये पहुंच जाते, कफ सिरप की जांच हो जाती और जो एडवाइजरी जो करीबन 1 हफ्ते बाद जारी की गई, वो एडवाइजरी तुरंत जारी हो सकती थी कि प्रदेश भर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ये कफ सिरप बिक रहा है वो बंद हो। इसके साथ साथ एक कानून है केंद्र सरकार का कि अगर किसी कफ सिरप, किसी तरह की दवा में कोई मिलावट या इस तरह की बात पता चलती तो एक गाइडलाइंस जारी की जाती और स्टेट्स के लिए कि अगर उस तरह की दवा और स्टेट्स में बिक रही है तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाए। तो राजस्थान में भी एक घटना आई जिसमें पेट साफ करने वाले एक सिरप पे भी यही क्वेश्चन उठे, जिसने कि लीवर को डैमेज किया। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी पक्ष और विपक्ष की शुरू हो गई। प्रशासन को सब पता है, ये कहने की बात होती है कि जब बड़ी घटना घट जाती है और प्रशासन कहती है कि हमको पता नहीं था, तो भारत के अंदर कोई विभाग ऐसा नहीं जिसको ये ना पता हो कि उसके अंतर्गत आने वाले काम जो भी हो रहे हैं उसमें कहाँ पे गड़बड़ियां हो रही हैं। बस ये है कि जब बड़ी घटना घट जाती है तो वो हाईलाइट हो जाती है, अदरवाइज विभाग के लोग मिली भगत से इन कामों को लगातार चलाते रहते हैं। जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, आप देखिएगा कि मिलावटखोरों के खिलाफ खूब छापामारी होगी और सारे मामले फिर सेटल भी कर दिए जाएंगे। अगले साल आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस साल जिन लोगों के खिलाफ छापेमारी हुई वो छापेमारी का परिणाम क्या हुआ। तो बात जब बढ़ती है और जब दुर्घटना बड़ी हो जाती है तो हम जग जाते हैं। तो जब ये बात सामने आ गई तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि भाई आपको सुझाव दिया जाता है कि आप जांच रखें और निगरानी
बढ़ा दें। और साथ में ये कह दिया गया कि स्वास्थ्य चूंकि ये स्टेट मैटर है, इसलिए ये स्टेट की जिम्मेदारी है। इस तरह केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अपना पल्ला इस मामले से पूरी तरह से झाड़ लिया। अब आती है मॉकरी ऑफ सिस्टम क्या है, विडंबना देखिए सिस्टम की क्या है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ने जब इन इलाकों का दौरा किया और कफ सिरप्स की जांच की तो उन्होंने सारे कफ सिरप्स को एक क्लीन चिट दे दी। लेकिन उसी समय एक एडवाइजरी जारी की कि सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि कफ सिरप से बचें। यानी एडवाइजरी जारी करने का ये तो साफ मतलब है कि कफ सिरप में कुछ निकला था, और ये कहना कि कफ सिरप में कुछ नहीं था तो एडवाइजरी क्यों जारी की गई। कई राज्य सरकारों ने कफ सिरप पे प्रतिबंध लगा भी दिया है। डब्ल्यूएचओ ने इस बात पे भी प्रश्न उठा दिया कि जो इस तरह के कफ सिरप क्या जो उन देशों में जा रहे हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं, तो क्या उनमें ये केमिकल की मात्रा इतनी ही थी? क्योंकि कुछ वर्षों पहले इस तरह की कुछ घटनाएं अफ्रीका के देशों में घटी जहां पे दवाओं के यूज करने से काफी लोगों की डेथ हुई। उस वक्त भी भारत की कुछ कंपनियों पे ये प्रश्न उठा, क्योंकि भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, खासकर अफ्रीकी देशों में। इस पर डब्ल्यूएचओ ने स्पष्टीकरण भी मांगा, तो देखते हैं क्या होता है। अब आगे अगले 1 महीने तक लीपापोती होगी। स्वास्थ्य विभाग अपनी फ्रेटर्निटी के डॉक्टर्स को बचाने की कोशिश करेंगे, प्रशासन अपने को बचाने की कोशिश करेगा, और उसके अलावा जो पॉलिटिकल कैडर है ये पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगाता रहेगा और इस तरह से छींटाकशी करते रहेंगे। और सरकार फिर चाहे किसी की हो, इसकी जो परिणति होती है अंत में ये होती है कि लोग समस्याओं को समय के साथ साथ भूल जाते हैं। तो जब अधिनियम ये कहता है कि 4 साल से कम के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना है, तो वो कौन से डॉक्टर हैं जो इसका प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और क्यों लिखते हैं? जनता की गलती यहां पे है कि वो अपने बच्चे को, जो उनका जिगर का टुकड़ा है, उसको तुरंत आराम मिल जाए, इसलिए डॉक्टर पे भी जोर देते हैं कि आप कोई कफ सिरप लिख दिए। तो जो कफ सिरप बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है वो लोग बच्चों को ही पिला देते हैं। उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बाद में नजर आते हैं। एक की बात सिर्फ मानवतावादी होने की है। अब सारे मैटर को देखने के बाद घटना घट गई, बड़ी घटना घट गई, सबके संज्ञान में आ गया, जनता ने बातें भी कर ली, लेकिन जनता अंत में ये कहती है कि कुछ होगा नहीं। ये जो एक निराशावादी सोच जनता की है, इसने भारत के समाज को और भी ज्यादा कमजोर किया है। बात है कि हम मानवतावादी कब होंगे? हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, हम आईएएस अफसर बन जाएं, हम साइंटिस्ट बन जाएं, हम बिजनेसमैन बन जाएं, लेकिन हम इंसान कब बनेंगे? क्योंकि सारी बात शुरुआत इंटेंशन से शुरू होती है कि हम किस इंटेंशन से क्या बन रहे हैं और उसके परिणाम हम क्या भोगेंगे। इसमें सजेशन मेरा तो यह है कि आईएमए हर महीने, जो इसके लिए काफी बड़ी जिम्मेदार संस्था है, ये हर केस में जब डॉक्टर्स के खिलाफ कोई केस होता है तो सबसे आगे आईएमए अपना झंडा लेके खड़ा हो जाता है उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो आईएमए ने ट्रांसपेरेंसी के लिए आज तक किया क्या? उसको तो हर महीने चाहिए कि जितने भी केसेस मैल प्रैक्टिसेस के डॉक्टर्स के अगेंस्ट चल रहे हैं उसको वेबसाइट पे डाले, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुए हैं उसको हर महीने अपडेट करे। ये बहुत आवश्यक है। और अंत में मैं अपनी बात जब खत्म करूंगा तो इससे पहले मैं एक बात ये जरूर कह दूं कि हर बार एक बड़ी घटना के बाद ये उम्मीद रहती है कि कुछ बदलेगा, कुछ बदलता नहीं है। फिर भी हम पत्थर जरूर उछालेंगे एक उम्मीद पर कि शायद कुछ समय के साथ बदलाव हो। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।